हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया उपन्यास लेकर आया हूं जिसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। क्या नाम है उपन्यास का? बाणभट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास की अगर बात करें तो इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1946 है और इसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन है? वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 6 में हमारा उपन्यास है और उपन्यास में हमारे जो है 13 उपन्यास लगे हुए हैं, तो सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं बारी बारी से उन उपन्यासों को करा रहा हूँ। आज है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नंबर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमिका को, महत्वपूर्ण उदाहरण को और पात्र परिचय को। जैसा कि आपको पता है कि भूमिका से प्रश्न आते हैं और उदाहरण से तो आते ही हैं, और साथ में साथ मतलब कि ये भी पूछा जाता है कि कौन से पात्र किस उपन्यास के हैं, तो वो भी पूछा जाता है। तो हम लोग इन तीनों को कवर करेंगे। तो चलिए उपन्यास को शुरू करते हैं। देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 है। ये किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था इनका जन्म। ये कितने उच्छावासों में बटा हुआ है? तो 20 उच्छावास में ये बटा हुआ है। इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब पूछ सकता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो वो कितने उच्छावास में बटा हुआ है? तो 20 उच्छावास में बटा हुआ है। प्रकाशन वर्ष 1946 है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और कितने उच्छावासों में ये बटा हुआ है? तो 20 उच्छावासों में ये बटा हुआ है। यहाँ पे मतलब मैंने 13 उपन्यास यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे उनके उपन्यासकार के नाम रखे हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखो, ये भूमिका में निवेदन करके लिखा गया है, मतलब इन्होंने अपनी भूमिका को निवेदन करके लिखा हुआ है। उसको देख लेते हैं। लिखा है कि आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। अब इम्पोर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। आरंभ में किसमें? विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदयवर श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा ना ली होती तो कथा लिखी ही न जाती। किन्होंने बढ़ावा देकर लिखवाया था? तो श्री मोहन सिंह सेंगर ने। इम्पोर्टेंट है। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। मतलब इनका ये विचार बनना था कि जब ये कथा मतलब कि ये जो उपन्यास है वो लिखा जाएगा तो बाद में मैं इस पर आलोचना लिखूंगा, ये मतलब कहते हैं प्रसाद जी। लेकिन समय के अभाव के कारण ये नहीं लिख पाए। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता का अभाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया है। किनकी कविता? रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता का भाव इसमें जोड़ दिया गया है। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। फिर इम्पोर्टेंट यहाँ कि बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। फिर है आगे कि इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं। भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक की ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। किसने? कमल कुलश्रेष्ठ ने। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। फिर यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने, इम्पोर्टेंट है कि शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। किसने? शांति निकेतन के जो कला भावना के भाई कृपाल सिंह ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। यह चित्र उदयगिरी के वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। किसके? उदयगिरी की वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदयीमान कलाकारों में हैं। भविष्य में वे अतुल कृति अर्जन करें, यह मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वराह मूर्ति
का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भवन, शांति निकेतन। 1946 में ये 29 नवंबर 1946 को ये प्रकाशित हुआ था। अब देख लेते हैं। देखो ये पेज जो है मैंने दृष्टि के बुक से मैंने यहाँ पे रखा है, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। लिखा एक बाल भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास की कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। अब देखो किस सदी से ली गई है, तो 7वीं सदी के हर्षवर्धन के काल से ली गई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है, जो आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है? आत्मकथानक शैली में ये लिखी गई है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री मतलब यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का छद्म नाम है। व्योमकेश शास्त्री ने यह उपन्यास लिखा है, लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास इतिहास और कल्पना की बनावट से लिखा गया है। बाल भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। मतलब इस उपन्यास का जो कथानक है इसमें क्या है कि इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। मतलब ये उपन्यास जो है वो कल्पना के आधार पर लिखा गया या गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। अब यहाँ पे मुख्य पात्र देख लेते हैं कि इनके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। बाण भट्ट मुख्य पात्र में सबसे पहले आते हैं बाण भट्ट। हर्षवर्धन का राज पंडित, नियतिवादी, सभ्य, शिष्ट एवं मृदुभाषी है। यह उपन्यास का नायक भी है। बाण भट्ट का वास्तविक नाम दक्ष भट्ट था, नारी का सम्मान करता था। बाण भट्ट का जो वास्तविक नाम क्या था वो था दक्ष भट्ट, और ये क्या करता था कि नारी का सम्मान करता था। दूसरा जो पात्र वो है निपुणिका। निपुणिका की अगर बात करें तो निम्न श्रेणी की विधवा जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। ये क्या है? एक निम्न श्रेणी की विधवा है जो किससे प्रेम करती है? बाण भट्ट से प्रेम करती है। यह बाण भट्ट की नाटक मंडली की पात्र भी थी। बाद में पान की दुकान चलाती है। भट्टनी की अगर बात करें तो भट्टनी राजकन्या है और तुवर मिलन की पुत्री है। इसका अपहरण होना और छुड़वाना नाटक के केंद्र में है। भट्टनी कौन है? तो भट्टनी एक राजकन्या है और वो किसकी पुत्री है? तुवर मिलन की पुत्री है, और इसका अपहरण हो जाता है और छुड़वाना मतलब कि बाण भट्ट उनको जाके छुड़वाता है, तो यह नाटक के केंद्र में है। गौण पात्र देख लेते हैं कौन कौन से है। देखो मुख्य पात्र तो पूछता है, यह साथ में साथ गौण पात्र को भी आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। गौण पात्र में अघोर भैरव, ये वाम मार्गी साधक हैं। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्ग का स्वामी है। सुगत भक्त, यह बौद्ध भिक्षुक एवं आचार्य है। महामाया गृहवर्मा की रानी है। सुचरिता, यह उपकथा की नायिका है। और अन्य में कौन है? हर्षवर्धन है, कृष्णवर्धन है, विक्रम वर्मा, तुवर मिलन और राजश्री है। ये इसके गौण पात्र हैं इस उपन्यास के। अब इस उपन्यास की कथासार हम लोग देखेंगे कि इस उपन्यास में कथा क्या है। लिखा है यहाँ पे कि प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। मतलब इस उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ क्या है? काल्पनिक पात्र भी हैं। यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। कितने? 20 उच्छ्वासों में। उपन्यास का उद्देश्य बाण भट्ट एवं हर्षकालीन युग के संदर्भों, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करना है।
उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में बाणभट्ट के द्वारा हम हजारों सदी वैदिक स्त्री संबंध विचारों को भी समझते हैं। निडर्य, जिसे हम निपुणिका भी कहते हैं, निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। फिर आगे लिखा कि हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। मतलब कि हर्षवर्धन के समय जो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में जो टकराहट होती है उसको भी इस उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। सन 1946 ईस्वी में लिखा यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा से देख रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब बाणभट्ट को नदी पार करते समय वराह की मूर्ति और भट्टिनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह भट्टिनी को बचाता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। देखो क्या क्या यहाँ पे रमेश कुंतल मेघ ने इस उपन्यास को, मतलब भौगोलिक मात्राओं के आधार पर इस उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। किसने? रमेश कुंतल मेघ ने। कौन कौन से इसमें उसको देख लेते हैं। पहला चरण है स्थाणीश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। वहाँ निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भट्टिनी बंदिनी है, वहाँ से उसे किसी तरह निकालना होगा। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे ले जाता है। पहला चरण में यह है। दूसरा चरण में किसके बाद बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है। चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंचा देता है। दूसरा चरण में यह है। तीसरा चरण में है कि उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वहां राजकवि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भट्टिनी को स्थाणीश्वर आमंत्रित करना एवं भट्टिनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। चौथा चरण में है कि यह चरण भट्टिनी के महत्व को प्रतिपादित करता है। वह आमंत्रित की रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। और पांचवें चरण में है कि हर्ष के दरबार में बाणभट्ट भट्टिनी और निपुणिका का आना तथा वहां रत्नावली नाटिका का मंच होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है। अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भट्टिनी को तुअर मिलन के यहाँ पहुँचाने जाता है। यहाँ पे प्रमुख उदाहरण को हम लोग देखेंगे। लिखा है कि भावी जीवन के रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। सही बात है। फिर यहाँ पे अगला लिखा है कि साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं। सही बात ये भी है। और इस पंक्ति को हमने इसके पहले पढ़ा है। लज्जा जो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। फिर आगे एक पंक्ति की चिंता में निमग्न हो मनुष्य अंधा होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली है। आगे की बुद्धिमान की नीति मौन होती है। बाणभट्ट और उपयुक्त सभी। बुद्धिमान की नीति क्या होती है? मौन होती है। किसकी पंक्ति? बाणभट्ट की पंक्ति है। फिर आगे लिखा है कि तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। आचार्य पद का ये इनकी पंक्ति है। आचार्य पाद की ये पंक्ति है। लिखा है आगे कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया उसी की पूजा कर। ये बाबा की ये पंक्ति है। फिर आगे लिखा है कि जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। किसकी पंक्ति? बाबा की ये पंक्ति है।
पुरुष निस्संग है, स्त्री आसक्त है। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी। पुरुष मुक्ति है, पुरुष क्या है, मुक्त है, और स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। किसकी पंक्ति? ये महामाया की पंक्ति है। आगे लिखा है, स्त्री प्रकृति है वत्स, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। महामाया की पंक्ति है। डरना किसी से भी नहीं है, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। किसकी पंक्ति? अघोर भैरव की ये पंक्ति है। फिर आगे लिखा है कि मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है। आर्य सुचरिता की पंक्ति है। आगे पंक्ति है कि धर्म की रक्षा अनुनय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। महामाया की पंक्ति है। आगे लिखा है कि स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10 मांस भी नहीं बता सकते। ये बाणभट्ट की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। ये योगी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। यहाँ पे फिर रिपीट हो गया है, मतलब कि इसको दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। किसकी पंक्ति योगी की है? प्रेम एक और अविभाज्य है, उससे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देता है। निपुणिका की ये पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर ध्यान देती है। चारुस्मिता की पंक्ति है। अपने को निश्चेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। निपुणिका की पंक्ति है। और आगे कि मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। बाणभट्ट की ये पंक्ति है। सभी पंक्तियाँ यहाँ पे लिखे इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या देखा इसमें हम लोगों ने। सबसे पहले ये निवेदन देखा या भूमिका को पढ़ा। फिर इसमें महत्वपूर्ण जो यहाँ पे दृष्टि की बुक से यहाँ पे रखा गया था उसको देखा हम लोगों ने। फिर पात्र देखे, महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से उसको देखा। उसके बाद हमने कथा को देखा कि इसमें इस उपन्यास में कथा कौन सी है। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण उदाहरण को देखा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसको प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमको कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।